हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल नीट की बात। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट और ये 8th टेस्ट था। तो आइए सेशन शुरू करें। और सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। इन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द ब्रांचिंग नेटवर्क और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। तो ये सही दिया हुआ है यहाँ पर। ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये फर्दर ब्रांचिंग होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, और इसके बाद फिर ये ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये होता है कंडक्टिंग पार्ट, और इसके बाद फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। ये एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलर सैक हो गया, और ये सारे ये एल्वियोलाई। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर इसके बाद इन ह्यूमन्स द टू लंग्स आर कवर्ड बाय सिंगल लेयर्ड प्लूरा। तो एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, ये इधर यहाँ पर सिंगल लेयर प्लूरा नहीं, यहाँ पर डबल लेयर प्लूरा। एक जो लंग से एकदम चिपकी हुई होगी इसको बोला जाएगा विसरल प्लूरा, और एक जो थोरैसिक केज से चिपकी हुई होगी इसको बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। और बीच में यहाँ पर प्लूरल स्पेस होगा, प्लूरल स्पेस जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होगा। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन दिया हुआ, ह्यूमन्स द टू लंग्स आर कवर्ड बाय ए सिंगल लेयर प्लूरा, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 184 से एनसीईआरटी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% आरबीसीज के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, सही है। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 7% होता है डिजॉल्व्ड स्टेट। 3% यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 7% डिजॉल्व्ड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड और 3% ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। और बचा 20 से 25% ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी तो इसको बोला जाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अमाइनो ग्रुप से जुड़ती है ये, तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ती है तो ये आयरन से। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा गया था, गलत होगा यहाँ पर 4th 92nd। पेज नंबर इसका 189 190। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैव नो रोल इन इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम ये दो मेन इंस्पायरेटरी मसल्स हैं। डायफ्राम जो होगा ये मस्कुलर डोम शेप्ड होता है रेस्टिंग कंडीशन में, कैरेक्टरिस्टिक है ये मैमल्स का। विदाउट एनी एक्सेप्शन। और ये थोरैसिक केज और एब्डोमिनल केज कैविटी को सेपरेट करेगा। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों ही यहाँ पर इंस्पायरेशन के लिए मेन मसल्स। तो हैव नो रोल गलत दे दिया ये। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज़ 12 to 16 पर मिनट, ये एकदम सही है। पल्मोनरी फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय स्पायरोमेट्री, ये भी सही है। स्पायरोमेट्री जो है लंग वॉल्यूम्स को मेज़र करने के लिए। टाइडल वॉल्यूम इज़ 600 ml, ये गलत है। ये 500 ml पर ब्रेथ। और अगर पर मिनट पूछा जाए तो रेस्पिरेटरी रेट है यहाँ पे 12 to 16। तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000, और अगर 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8000। तो 6000 to 8000 पर मिनट, या फिर 500 ml पर ब्रेथ।
तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा गया है, ए एंड डी इज इनकरेक्ट। आंसर होगा फोर्थ। पेज नंबर है इसका 185 186। इन द गिवन डायग्राम हाउ मेनी प्लांट्स इन विच गैमेटोफाइट आर मल्टीसेलुलर बट वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। तो ए वैस्कुलर है, और ए वैस्कुलर प्लांट ग्रुप्स में कौन से हैं? एल्गी ए वैस्कुलर है और ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स थे टेरिडोफाइटा, इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। तो इन सबको मिलाकर के ग्रुप बोला जाता है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट ग्रुप जिसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ये सैल्विनिया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है। ये स्फैग्नम, ये मॉस ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स में मॉस ग्रुप का मेंबर है। ये पोरफायरा रेड एल्गी, और ये डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पर ये भी ए वैस्कुलर, ये भी ए वैस्कुलर और ये भी ए वैस्कुलर। वैस्कुलर सिर्फ ये है। तो मल्टी सेलुलर बट वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। तो वैस्कुलर टिश्यू किस में एब्सेंट है? वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है ए, बी और सी में, मतलब 3। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 94 का। पेज नंबर 25 to 31। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय। नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात अगर की जाए, इज इनिशिएटेड बाय तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंस्पायरेशन के लिए। रिलैक्स स्टेट में ये डोम शेप्ड है, और जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये रिलैक्स स्टेट में डायमीटर है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, और ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। तो यहाँ पर एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में बढ़ गया है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? ज़्यादा। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? निगेटिव, जिस वजह से एयर जो होगी अंदर आ जाएगी, खिंच जाएगी। तो इसी को बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इज इनिशिएटेड बाय, ये तो सही है। फिर इसके बाद रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ाते हैं डायमीटर को, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन उसका, रिलैक्सेशन जो होगा वो एक्सपायरेशन के लिए पैसिव प्रोसेस होगा। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वो रिलैक्स्ड हो गया है। तो यहाँ पर ये एक्सपायरेशन जो होगा वो एक्सपायरेशन के लिए, तो ये गलत। कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो होता है ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन जब होगा। मतलब जब रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर कोई लंग पैथोलॉजी हो जैसे COPD, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें ये काम करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, लेकिन वो भी किस में? फोर्स्ड एक्सपायरेशन के वक्त। तो इंस्पायरेशन में किसका रोल हुआ? इंस्पायरेशन में रोल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का। तो 95 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। पेज नंबर 85 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर इंक्लूडेड इन इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं? तो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, टीनोफोरा, ये इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स ग्रुप हैं, फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन्स हैं, एक है एग्नेथा विदाउट जॉज और दूसरा है नैथोस्टोमेटा विद जॉ। तो एग्नेथा का क्लास होता है साइक्लोस्टोमेटा और इसमें फिर दो सुपर क्लास हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। फिर पाइसिस में दो फिशेस हो गई, इसमें दो क्लास कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। और यहाँ पे टेट्रापोडा में एम्फीबियंस के बाद फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो यहाँ पर एम्फीबिया, साइक्लोस्टोमेटा, ये किसके हो गए, ये वर्टिब्रेट्स हैं। और इंक्लूडेड इन इनवर्टिब्रेट्स पूछा गया है ए, बी और सी। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ये पेज नंबर 39 और 45 से। 97 रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। तो ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये कीमो रिसेप्टर्स हैं और ये कहलाते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स भी होंगे। सेंट्रल वाले कहाँ पर होते हैं, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। और ये सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ऑक्सीजन का यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट रोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ओनली, बोथ 1 and 2। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड 97 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पेज नंबर था 190। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया हुआ है, एनिमल दिया हुआ है। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, सही है। बर्ड्स में लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सही है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, ये भी सही है। अर्थवर्म में गिल्स के थ्रू नहीं, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर हो गया फोर्थ 98 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था इसका 184। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन शो किए गए। एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये हो गया पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये हो जाएगा फ्री सेंट्रल और ये हो जाएगा बेसल प्रेजेंटेशन। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है लेमन, आर्जीमोन पैराइटल का, मस्टर्ड, आर्जीमोन, डायंथस, प्रिमरोज, ये फ्री सेंट्रल के, और बेसल का है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पर। तो ये पहला वाला सही था। दूसरा चाइना रोज़, ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है। मालवेसी फैमिली भी एक्साइल प्रेजेंटेशन शो करती है, तो ये भी एक्साइल के लिए सही है। पैराइटल मस्टर्ड सही है, लेकिन ये फ्री सेंट्रल आर्जीमोन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। फिर इनकरेक्ट पूछा था टोमेटो, चाइना रोज़, टोमेटो, लेमन, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स हैं, सही है। आर्जीमोन ये पैराइटल के लिए सही है। डायंथस ये फ्री सेंट्रल के लिए सही है। मैरीगोल्ड ये भी सही है। टोमेटो, मस्टर्ड और आर्जीमोन ये पैराइटल के लिए, डायंथस और प्रिमरोज फ्री सेंट्रल के लिए, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड ये यहाँ पर। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेकंड 99 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर ये 165। मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन यहाँ पर दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इन दो पैरामीटर्स के बीच में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है या राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर ये टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। और इधर अगर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये एल्वियोलर साइट पर होगा, और ये बताता है इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ गई है।
तो कंबाइन करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इधर जो होगा तो ये डिसोशिएट होगा। तो डिसोसिएशन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? टिश्यू साइट पे। तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है तो ये किधर होगा? एल्वियोलर साइट पे। और एल्वियोलर साइट पर क्या होगा? हायर PO2 होगा, सही है। लोअर PCO2 होगा, ये भी सही है। लोअर टेम्परेचर होगा, ये भी सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। इसके अपोजिट अगर दिया हो इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 अगर ज़्यादा होगा तो ये H2O से कंबाइन करता है, H2CO3 बनता है, H2CO3, और H2CO3 फिर डिसोशिएट हो जाता है HN प्लस SCO3 माइनस में। तो यहाँ पर HN का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर इंक्रीज CO2 होगा तो इंक्रीज HN कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कब ज़्यादा बनेगा? जब मेटाबॉलिज्म हो रही होगी। तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा। HN कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो pH क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी कंडीशंस हमें मिलेंगी जब ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो उस समय इंक्रीज CO2, इंक्रीज HN कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज इन pH। यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 100 का 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। ये पेज नंबर 189 से फ्रेम किया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल में बनता है, और मैलिक एसिड के बाद फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होती है, NAD2H बनता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस में। ATP सिंथेज, ये ETS में। दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, FO और F1। FO जो होगा ये धसा होगा मेम्ब्रेन में, F1 प्रोट्रूडेड होगा। एथेनॉल, एथेनॉल किस में? ये फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर होगा। तो यहाँ पर A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकंड और D का फोर्थ। 101 इज फर्स्ट। पेज नंबर 156 टू 161। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच आपको बताना है। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ये क्या है? अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन है, और ये लिनियर ग्राफ होगा इसका। R यहाँ पर रेट आफ्टर टाइम T, और LT यहाँ पर फाइनल लेंथ। और अरिथमेटिक ग्रोथ है मतलब ग्रोथ रेट यहाँ पर कांस्टेंट है, 1 2 3 4 इस तरह से जब ग्रोथ होगी तो हर बार +1 +1 +1, ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए W1 इज इक्वल टू W0 e रेज़ टू पावर RT, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ इन लीफ डॉर्सीवेंट्रल, तो यहाँ पर डॉर्सीवेंट्रल लीफ में जो ग्रोथ होगी इसको मेज़र करने के लिए सरफेस एरिया यूज़ किया जाएगा, पैरामीटर। कैलस, कैलस क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, टिश्यू कल्चर वगैरह में बद यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हुई। A इज़ फर्स्ट, B इज़ फोर्थ, C इज़ थर्ड एंड D इज़ सेकेंड। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। 102। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। पेज नंबर है ये 187। 103 विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज़ 95 mmHg। तो एल्वियोलर एयर में देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg, और अगर PCO2 देखा जाए तो ये होता है 40 mm of Hg। ये एल्वियोलर एयर का, एल्वियोलस का रिच ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mm of Hg। PCO2 यहाँ पर होता है 45 mm of Hg। ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से निकलेगा इसका हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होता है 95 mm of Hg।
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है यहाँ पर 40 mm ऑफ Hg। तो PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2 कितना है 45, 95 गलत दिया हुआ है। PCO2 ऑफ एल्वियोलर एयर ये कितना है 40 mm Hg, सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलर एयर इज़ 104 mm ऑफ Hg, ये भी सही दिया हुआ है। PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज़ 45 mm Hg, ये भी सही है। तो ए इनकरेक्ट है, बाकी यहाँ पर करेक्ट है बी, सी और डी। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ 103। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ये पेज नंबर 187 से फ्रेम किया गया है। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री रिजल्ट्स इन, तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, हमारे काम से रिलेटेड है। तो जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री वगैरह होती है जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे माइन पार्टिकल्स, वो लंग्स में जाएंगे, लंग इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, लंग को डैमेज करते हैं, फाइब्रोसिस होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लंग की इलास्टिसिटी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 104 का 4। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। पेज नंबर 191 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml पर ब्रेथ, रेसिडुअल वॉल्यूम है 1100 से 1200 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 से 1100 ml और वाइटल कैपेसिटी होती है 4600 ml। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ए, सी, बी और उसके बाद डी, ए, सी, बी, डी। आंसर विल बी थर्ड 105। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेज नंबर था 186 और 187। Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of, तो forceful expiration के बाद जो एयर बचती है लंग्स में, forcefully expiration यहाँ तक, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन था। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बची रहती है उसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर बची रहेगी इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसी वजह से लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं, और ये कितनी होती है 1100 से 1200 ml। तो ये हो गया यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम 106 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। पेज नंबर था ये 187। 107 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। In humans, the conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles। तो conducting part की शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इस पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और इसका काम क्या है कंडक्टिंग पार्ट का, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को, नमी प्रदान करेगा, बॉडी टेम्परेचर पर लेकर के आता है और फिल्टर करने का काम करता है। ये 4 कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस हैं। तो इन ह्यूमंस द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, सही है। इन ह्यूमन एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एक्सचेंज पार्ट जो है एल्वियोलर डक्ट, सैक और एल्वियोलाई। इनसे मिलकर के बना होता है। यहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are 2 statements in human solubility of the gases as well as
the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर पे तो डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी, इसके अलावा ये सॉलिबिलिटी और थिकनेस पर भी। तो यहाँ पर एल्वियोलस का जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसको क्रॉस करेगा, फिल्टर मेम्ब्रेन जो होगी स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस यहाँ पर ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो, और उसके बाद फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम थी ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही होती है, और ये दोनों मिलकर के सिक्रीट करते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये 3 लेयर से मिलकर के बनी है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर CO2। तो ये भी सही है। 108 का भी करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था ये 187। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। लैरिंक्स इज ए मस्कुलर बॉक्स। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, फॉल्स एंड ट्रू, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये सही है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। Movement of air into and out of the lungs is carried out by creating pressure gradient। तो यहाँ पर ये सही है। जब डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में होगा तो यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, और जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा तो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग ये इनहेलेशन के लिए, और जब ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो ये एयर एक्सेल होगी। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, ये गलत था। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट होगा यहाँ पर 109 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 110। पेज नंबर था ये 184 185। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर पहले वाले में ये ए में यहाँ पर हम लोगों को दिखाया हुआ है वैस्कुलर बंडल, और ये कैसा है, कंजॉइंट, एक ही एक्सेस पर दोनों जॉइंट है, और ये बीच में यहाँ पर कैम्बियम। तो ये कंजॉइंट साइड बाय साइड अरेंज्ड हैं, तो कोलेट्रल और कैसा है, ओपन, कैम्बियम प्रेजेंट है। ये यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम का दिखाया हुआ है, ये स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो इसलिए ये क्लोज्ड होगा। कंजॉइंट यहाँ पर भी है, और यहाँ पे जो पेरिफेरल वाले वैस्कुलर बंडल हैं ये स्मॉलर हैं, ये मेनली सपोर्ट के लिए, और मेन कंडक्शन का काम ये सेंट्रल वाले करते हैं जो लार्ज हैं। तो सेंट्रल लार्जर, पेरिफेरल स्मॉलर, और ये रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये डाइकॉट स्टेम, सनफ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है कट सेक्शन में। तो यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम गलत, डाइकॉट स्टेम सही है, मोनोकॉट स्टेम सही है, और डाइकॉट स्टेम। कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन है, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम, और ये वाला डाइकॉट स्टेम, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो 110 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। पेज नंबर ये 73 to 75। टोटल नंबर ऑफ साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व इन ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोक्रोम्स यहाँ पर कौन से हैं, साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3। साइटोक्रोम B, C1 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम A, A3 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, इसी को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी, और इसमें 2 कॉपर सेंटर्स हैं।
2 आयरन सेंटर्स और 2 कॉपर सेंटर्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइटोक्रोम्स पूछा गया, तो साइटोक्रोम्स का टोटल नंबर हुआ यहाँ पर 5, 111 का चौथा आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, पेज नंबर 160 से था ये। विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कन्वर्ट होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन, डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर, प्लस हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, NAD प्लस एक्सेप्ट करेगा, NAD2H में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये कौन सा हो गया लिंक रिएक्शन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कंबाइन करेगा क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना है उसके साथ, और ये कन्वर्ट होगा 6 कार्बन का साइट्रेट सिट्रिक एसिड या साइट्रेट में। एंजाइम यहाँ पर होता है साइट्रेट, इसके साथ यहाँ पर H2O भी जुड़ता है। साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट कर रहा है 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका पेज नंबर था ये 158। Now question number 113. If a DNA sample has 500 nucleotides, then what will be the number of phosphodiester and N-glycosidic bond? तो जब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ता है तो ये बॉन्ड कहलाता है N-glycosidic। 1 प्राइम पोजीशन पर शुगर की जुड़ता है, 5th प्राइम पोजीशन पे जब यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता है तब ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। अब जो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तो यहाँ पर ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये इसकी 3 प्राइम पोजीशन से जुड़ता है, और यहाँ पर ये 5 प्राइम थी, ये नाइट्रोजन बेस। तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया फॉस्फेट, शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड ये, फिर इसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड ये। तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितने हैं, 2। ये 2 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गए। फॉस्फोडाइस्टर की अगर बात करें तो फॉस्फोडाइस्टर कितने हैं, ये और ये है से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो 2 के बीच में 1। अब अगर सपोज तीसरा और आए, तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर आएगा तो यहाँ पर ये शुगर, ये नाइट्रोजन बेस और ये यहाँ पर फॉस्फेट और ये, तो यहाँ पर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बन जाएगा। ईस्टर बॉन्ड क्या है, अल्कोहल और एसिड के बीच में जो बनता है उसे ईस्टर बॉन्ड। तो ये वाला तो फॉस्फोईस्टर था। नंबर ऑफ पूछा गया है फॉस्फोडाइस्टर और एन ग्लाइकोसिडिक। तो अगर 3 है तो 3 एन ग्लाइकोसिडिक, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर 1 कम है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर 500 हैं तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उतने ही होंगे। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितने हो गए, 500 थे तो 500। और फॉस्फोडाइस्टर हमेशा 1 कम, 2 था तो 1 फॉस्फोडाइस्टर, 3 था तो 2 फॉस्फोडाइस्टर, 4 हैं तो 3 फॉस्फोडाइस्टर, तो इसलिए 500 हैं तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो होगी वो होगी 499। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फॉस्फोडाइस्टर एंड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, ये होगा यहाँ पर 3rd। 113। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 114। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, मैलिक एसिड एंड ऑक्सिलेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से यहाँ पे पहले बनेगा सक्सेनिल कोएंजाइम ए, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, इस स्टेप में बनता है सक्सेनिक एसिड,
सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड, यहाँ पर बनता है FADH2, फ्यूमरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड, फिर मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर बनता है NAD2H। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर 114 का होगा, थर्ड, पेज नंबर 159। नेक्स्ट, द प्लांट्स हैव विच स्ट्रक्चर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर स्टोमेटा एंड हाइडेथोड्स, हाइडेथोड्स जो होते हैं ये गटेशन के लिए, पोर्स हैं लीव्स के मार्जिन्स पर होते हैं, और ये वाटर लॉस के लिए। क्यूटिकल एंड लेंटिसल्स, लेंटिसल्स जो होते हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन क्यूटिकल नहीं। तो स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। लेंटिसल्स क्या है, लेंटिसल्स वुडी स्टेम्स वगैरह में ये ओपनिंग्स होती हैं, क्रैक्स जैसे जो स्ट्रक्चर होंगे वुडी स्टेम्स में। पेज नंबर 154। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर DNA दिया हुआ है 20 पिकोग्राम, क्रोमोसोम्स का नंबर दिया हुआ है 40, जो सिंगल सेल जिसकी मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं, तो 40 से ये 20 हो गए दोनों में। और DNA कंटेंट भी क्या होगा, जब क्रोमोसोम आधा रह गया तो DNA कंटेंट भी आधा रह जाएगा, 10 पिकोग्राम। यहाँ पर भी 10 पिकोग्राम। अब मियोसिस 2 जब होगी तो मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, लेकिन क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाती है एनाफेज 2 में, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो DNA कंटेंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा इसका भी, तो 5 पिकोग्राम। तो इस वजह से यहाँ पर DNA बी में कितना है, बी में 10 पिकोग्राम 20 पिकोग्राम 10 पिकोग्राम एंड 20 क्रोमोसोम नंबर, और उसके बाद फिर ये 5 पिकोग्राम। क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम इन बी एंड सी सेल। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 116 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, पेज नंबर 121 122। Which of the following organisms are not involved in the following equation? तो लाइट एनर्जी, यहाँ पर एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, ग्लूकोज बना है, और एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, तो ये ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यूग्लिना ये ऑक्सीनिक करेगा, मस्टर्ड, स्फैग्नम, ब्रायोफाइट है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पूछा गया है नॉट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ABC ये 3 जो है नहीं इन्वॉल्व हैं। 117 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 118। इन ए सेल इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले, फिर लिंक रिएक्शन जिसमें होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बने थे, जो हाई एनर्जी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फाइनली फिर एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में, NAD2H, और यहाँ पर एक और FADH2, ये आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, फिर ATP बनेगी। तो 118 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 155 टू 161। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू RQ। तो RQ के रिस्पेक्ट में ग्लूकोज 1, RQ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ऑक्सीजन 1, ट्राईपामिटिन ये 1.7 नहीं 0.7, मैलिक एसिड मोर देन 1, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इनफाइनाइट। यहाँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बट ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत है सिर्फ एक, करेक्ट पूछा गया है, आंसर होगा सेकेंड 119 का।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 163 164 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर आर क्यू। तो आर क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। आंसर होगा 120 का फर्स्ट, पेज नंबर 163। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, वेयर द जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन क्रेब्स साइकिल। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहाँ पर होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस स्टेप में, तो सक्सेनिल कोएंजाइम ए, जहाँ पर कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में। एंजाइम होता है यहाँ पर सक्सेनिक थायोकाइनेज। डायरेक्ट एटीपी बनेगी, जीटीपी फॉस्फेट ग्रुप जो रिलीज होगा, जीडीपी एक्सेप्ट करेगा, जीटीपी में कन्वर्ट होता है, जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी। तो कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड, 121 का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 and 2, all carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. All carbohydrates first converted into glucose usually, ठीक है। ये NADH is oxidized to NAD rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, और जबकि इसमें फर्मेंटेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा, फास्ट होगा, और यहाँ पर ये स्लो प्रोसेस है। तो ये सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है। 122 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। पेज नंबर 162। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इन स्टेम the living cells are organized in the layers inside and beneath the bark. They also have openings called lenticels। तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्यों प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मेटाबॉलिक रेट कम है, नीड कम है, डिमांड कम पोज करते हैं, बाकी जो लिविंग सेल्स हैं वो सुपरफिशियल हैं। तो ये सही है। यूजली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, but proteins, fats and even organic acid can be used as respiratory substances some plants under certain conditions। तो ये भी सही है। प्रोटीन के लिए RQ की वैल्यू जो होती है लेस देन 1.9, फैट के लिए भी लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड में मोर देन 1, तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि प्रोटीन्स को पहले अमाइनो एसिड में, फिर अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन के बाद एंटर करेंगे, और फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पहले कन्वर्ट किए जाते हैं, उसके बाद जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम के फॉर्म में एंटर करेगा, और ग्लिसरॉल जो होगा वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से एंटर करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 123 का भी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर correct। Now we move to next question, 124. How many matchings are correct? Respiratory substrate, carbohydrate, respiratory substrate, protein, fat, organic acid। अभी हम लोगों ने देखा कि ये स्पेशल कंडीशंस में ये यूज़ किए जा सकते हैं, सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, 124। Now we move to next question, पेज नंबर 154। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाई, तो गस्टाव एम्डेन, मेयरऑफ एंड पार्नस, ये सारे ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पेज नंबर 155। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया। कॉम्प्लेक्स 1, तो NAD2H जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर करेगा। NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है। FADH2 ये कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ATP सिंथेज ये FOF1 से मिलकर के बना होगा। FO जो होता है एम्बेडेड होगा मेम्ब्रेन में, F1 प्रोट्रूडेड होता है मैट्रिक्स साइड, और ATP सिंथेज एक्टिविटी होती है F1 पार्ट में।
कॉम्प्लेक्स 4 ATP सिंथेज, ये गलत है। कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम A3, या इसी को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। 2 कॉपर सेंटर्स भी हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट होगा 126 का 4, पेज नंबर 160 पर। Now page question number 127. Volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a apparatus which helps in clinical assessment of pulmonary function. This apparatus is, तो ये apparatus कौन सा है? स्पायरोमीटर। यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ करके बाकी चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं। पेज नंबर है ये 186। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? मोलस्क में गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, सही है। फिश में भी गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, सही है। मैमल्स में लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सही है। मोलस्क ओनली पल्मोनरी, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, इनकरेक्ट मैच विल बी 4th। पेज नंबर था ये 183। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज एक्स? तो यहाँ पर ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड फॉर्म होंगे। अगर ये ना यूज़ किया जाए तो यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, मतलब ये मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ा देता है रिएक्शन रेट को। कैसे बढ़ाता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर 129 का कार्बोनिक एनहाइड्रेज, 129 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 113 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, मैग्नीशियम आयन यहाँ पर कोफैक्टर। एरोबिक रेस्पिरेशन NAD2H, एरोबिक रेस्पिरेशन NADPH, ये गलत। इनका, और अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब ये एसोसिएशन बढ़ रहा है, एफिनिटी जो है बढ़ गई है। तो ये कब होगा? ये एसोसिएशन कब होता है? ये एल्वियोलर साइड पर होगा और ये बॉडी टिश्यू साइड पर। तो बॉडी टिश्यू साइड पर इंक्रीज CO2, इंक्रीज HIN कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज टेम्परेचर, लो PO2, और यहाँ पर डिक्रीज इन pH और इंक्रीज 2,3 BPG। ये सारी कंडीशंस जो होंगी ये टिश्यू साइड पर मिलेंगी और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। तो आंसर है यहाँ पर सेकंड, पेज नंबर 189। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 132, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स। तो ये कैसा है? ये सिग्मॉइड शेप है, ये लैग फेज, ये लॉग फेज, और ये यहाँ पर स्टेशनरी फेज। तो आंसर होगा थर्ड, सिग्मॉइड एस शेप, पेज नंबर 170 पर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दोनों में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन है, ग्लूकोज के बाद फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट तक ये 6 कार्बन के। और अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से पहले जो है सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सेनिक, ये सब क्या है? ये सब 6 कार्बन के। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड 5 कार्बन। तो इसका मतलब दोनों में ये इन्वॉल्व है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस में 7th और 10th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जबकि क्रेब्स साइकिल में सक्सेनिल कोएंजाइम A, यहाँ से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तब यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, GTP का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये भी दोनों में कॉमन है। डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्रोसेस, गलत। डीकार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस में नहीं होगा,
क्रैब साइकिल में होता है और लिंक रिएक्शन में होता है। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से बाद में भी CO2 निकलती है, जस्ट बाद में, और इससे पहले वाले स्टेप में भी CO2 निकलेगी। तो ये गलत हो गया। बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी गलत। ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में और क्रैब साइकिल होती है मैट्रिक्स में। तो आंसर होगा यहाँ पर A, B एंड C। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पेज नंबर था 155, 159। ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन। तो वो कौन सा है? वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 134 का फोर्थ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ऑल सेल्स ऑफ ए प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। तो जाइगोट फर्स्ट सेल है सारे ही सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, तो ठीक है ये। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में पहली स्टेज जाइगोट से लेकर के मैचुरेशन तक, तो यहाँ पर ग्रोथ भी होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, साइज इंक्रीज करेगा। डिफरेंशिएशन Question number 136. Given below the two statements, first ethylene break seed and bud dormancy initiate germination of peanut seed, sprouting and potato tuber. बेटा हम लोगों ने बहुत से फंक्शंस देखे एथिलीन के, फंक्शन देखे, और उन फंक्शन में एक फंक्शन था कि बेटा ये बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करती है और जर्मिनेशन को प्रमोट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और बेटा ये सिंक्रोनाइजिंग करती है पाइनएप्पल के फ्रूट को। तो एथिलीन के लिए दोनों बातें सही हो गई, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और ये सारी बातें बेटा एथिलीन प्रमोट द ग्रोथ एंड रूट हेयर, ये सारी बातें इनिशिएट फ्लोरिंग और एनसीईआरटी में मेंशन है। देखिए 137 को, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सिन। ऑक्सिन के लिए कौन सी बातें सही है? तो बेटा ऑक्सिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, टमाटो में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। तो फर्दर 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और ये सारे फंक्शन ये देखिए ऑक्सिन प्रमोट करता है पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल को, और ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखें, प्राइमरी रूट ग्रो फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 19 सेंटीमीटर इन अ वीक, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो बेटा यहाँ रिलेटिव ग्रोथ निकालने को कहा गया है, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बेटा रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल फाइनल ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ अपान इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। ये फार्मूला रिलेटिव ग्रोथ रेट के लिए याद करते हैं। आइए देखें कि इनिशियल ग्रोथ 5 है और बेटा फाइनल ग्रोथ वीक में 19, तो ये हो गया 19 माइनस 5 अपान इनिशियल ग्रोथ हो गई 5 इंटू 100। अपने पास निकल कर आ गया बेटा, अपने पास निकल कर आ गया ये 19 माइनस 5 इंटू 14 अपान 5 इंटू 100, और अपने पास ये हो गया 1400 अपान 5, और इसे आप भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 280। तो बेटा यहां रिलेटिव ग्रोथ आ गया 280, तो 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। और बेटा यहां लीफ का पैरामीटर है, वहां आपने रूट के पैरामीटर को देखा है। देखे 139 सेल डिवाइड फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम and cambium differentiate the mature perform specific function। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब
प्राइमरी मेरिस्टम की एक्टिविटी से कोई नई सेल बनती और वो डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है, बेटा ऐसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। बनने वाली सेल बेटा परमानेंट सेल लॉस्ट एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन कर जाती है। तो फर्दर 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है कैम्बियम डिफरेंशिएट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बात करें कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। बेटा इस डायग्राम को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो बेटा ऐसा ग्रोथ पैटर्न जिसमें सिंगल सेल ही डिवाइड होती है, सिंगल सेल डिवाइड होती है और यहाँ सिंगल सेल ही बार बार डिवाइड हो रही है, एक सेल परमानेंट होती चली जाती है, ऐसी ग्रोथ को हम लोग एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे तो बेटा फिगर अरिथमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। एलटी फॉर्मेशन से यूज करते हैं। बेटा लीनियर ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, रूट शूट इलांगेशन देखने को मिलता है। 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ये फिगर एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसे ध्यान से देख लेंगे और ये अरिथमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच कर दिया जाए तो बेटा कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड होते हैं और एडेनिन डेरिवेटिव काइनेटिन होता है, गैसियस पीजीआर एथिलीन और टर्पीन डेरिवेटिव जिब्रेलिन कहलाते हैं। तो 141 डी मैच विद 4, डी मैच विद 4, सी मैच विद फर्स्ट और सी मैच विद फर्स्ट के साथ आप चले जाएं, अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4। 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। और बेटा ये सारी मैचिंग के साथ इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो टेरापाइन डेरिवेटिव जिब्रेलिक एसिड, कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट देखें 142। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। यस, तो बेटा प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, पूरी लाइफ में ग्रोथ करते चले जाते हैं। ये क्यों करते चले जाते हैं? क्योंकि बेटा इनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक, सेकंड इज इलांगेशन एंड थर्ड इज मैच्योरेशन। एक्टिव सेल डिवीजन जिस फेज में, अर्ली फेज मेरिस्टेमेटिक, वैक्यूलेशन जिस फेज में, इलांगेशन और डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन जिस फेज में, उसे आप मैच्योरेशन कहेंगे। तो 142 बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्दर ऑप्शन 4th। चले देखे भाई, तो ग्रोथ यूनिक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये थ्रू आउट करेंगे और अपने पास जो फेस है बेटा वो 3 फेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलांगेशन और तीसरा मैच्योरेशन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 167 168 पर मेंशन है। चले 143 की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 ध्यान से देखें। द रेस्पिरेटरी पाथवे कंसीडर एज ए एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन द कैटाबॉलिक वन। यस, तो बेटा एम्फी जो रिस्पायरेटरी पाथवे होता है वो एम्फीबॉलिक होता है क्योंकि इसमें बेटा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों देखने को मिलती। लेकिन रिस्पायरेशन की प्रोसेस जो होती है, रिस्पायरेशन इज प्योरली कैटाबॉलिक बट रिस्पायरेटरी पाथवे इज ए एम्फीबॉलिक। द रिस्पायरेटरी पाथवे इन्वॉल्व एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो फर्दर 143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें 144 और 144 की बात करें। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन प्लांट पीजीआर इज ऑलवेज एक्ट एज एंटागोनास्टिकली। अब बेटा हमें ध्यान रखेंगे जो पीजीआर होते हैं बेटा, 2 पीजीआर सेम फंक्शन भी करते हैं, सिनर्जिस्टिक होते हैं। हम लोगों ने पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के केस में एथिलीन और ऑक्सिन को देखा, उन्हें सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहेंगे। जस्ट अपोजिट काम करने वालों को एंटागोनास्टिक कहेंगे। तो पीजीआर हमेशा एंटागोनास्टिक होगा, ये बात सही नहीं है। प्लांट डेवलपमेंट आल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्रेविटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर। बिल्कुल सही बात है कि प्लांट की ग्रोथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर से इफेक्टेड होती है, जिसमें बेटा न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी जरूरी है और मैक्रो न्यूट्रिएंट भी जरूरी होते हैं।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट, 144 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। चलिए तो लिखा है कि जो पीजीआर है बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटागोनास्टिक भी होते हैं और सिनर्जिस्टिक होते हैं, केवल एंटागोनास्टिक नहीं होते। देखें 145 को जरा, हाउ मेनी आर करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी। तो IRV इज ए कार्ड एज ए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉट रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV इज ए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज नॉट ए रेजिडुअल वॉल्यूम, बट IC इज ए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, TLC is a total lung capacity not temporary, total lung capacity not temporary। तो अपने पास केवल एक ही फुल फॉर्म करेक्ट है, वो भी है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। चलें ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड, दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो बेटा वो फिनोमिना जिसमें एपिकल बड लैटरल बड की ग्रोथ को रोक देती है बेटा, इसे हम लोग एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, और एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करने की जिम्मेदारी बेटा ऑक्सिन की होती है, और ओवरकम करने की जिम्मेदारी साइटोकाइनिन की होगी। तो 146 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। Most of the higher plant, the growing apical inhibit the growth of lateral or axillary, but phenomena is called apical dominance। देखिए 147, which of the following plant growth regulated would use to ask the period rapid internodular elongation। तो जहां कहीं rapid internode petiole elongation deep water plant rice का होगा, तो बेटा अगर deep plant rice का होगा तो अपना आंसर एथिलीन होगा, एथिलीन होगा। और बेटा अगर ये इलांगेशन शुगर केन में होगा, अगर ये इलांगेशन शुगर केन में होगा तो बेटा अपना आंसर जिब्रेलिन होगा। तो बेटा ये दोनों इंटरनोडल इलांगेशन करते हैं, लेकिन बेटा हैबिटेट अलग अलग होगी। तो नाउ डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोडल इलांगेशन बेटा एथिलीन का फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 147 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चले तो आपने देखा है कि एथिलीन इज अ रैपिड इंटरनोड पीटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। देखें क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। देखें कितनी मैचिंग बेटा करेक्ट हैं। तो कॉटन कोरिएंडर लैक, इस पर सब बटर कप सबको याद करते हैं। तो बेटा कोरिएंडर प्लास्टिसिटी हीट्रोफिली को शो करेगा, लैक इस पर प्लास्टिसिटी हीट्रोफिली को शो करेगा, बटर कप भी हीट्रोफिली शो को करता है, और हीट्रोफिली इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी। तो ये चारों बातें बेटा ट्रू हो जाएंगी। अब याद रखते हैं कि बेटा जो कोरिएंडर और लैक इस पर होता है ये डेवलपमेंटल हीट्रोफिली शो करती है, और बटरफ्लाई जो होती है वो इन्वायरमेंटल हीट्रोफिली शो करती है। इन्वायरमेंटल हीट्रोफिली याद करते हैं, और बटर कप को बेटा हम लोग रैननकुलस भी कहेंगे। तो 148 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चलिए बेटा सब लिखा हुआ है, कॉटन कोरिएंडर प्लास्टिसिटी को शो करेंगे, और ये एग्जाम्पल होता है बेटा जो हीट्रोफिली कहलाती हैं। दो तरह की हीट्रोफिली देखने को मिलेगी। चले क्वेश्चन नंबर 149 और देखें ABC की करेक्ट मैचिंग। तो बेटा C को हम लोग लैग कहेंगे, B को लॉग कहेंगे, और A को स्टेशनरी कहेंगे, लॉग को आप एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। अब जरा मैच करें कि जो A है बेटा वो एक्सपोनेंशियल फेस नहीं है, A एक्सपोनेंशियल फेस नहीं है, B स्टेशनरी फेस नहीं है, B स्टेशनरी फेस नहीं है, और बेटा बी लैग फेस नहीं है, ये लॉग फेस है। लेकिन बेटा जो सी है वो सी लैग फेस है, सी लैग फेस है, और बी लैग नहीं लॉग फेस है। तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। और जिसे लॉग फेस बेटा उसे एक्सपोनेंशियल फेस भी कहा जाता है।
ये देखिए एक्सपोनेंशियल फेस है बेटा, इसे हम लोग लॉग फेस कहेंगे, इसे आप लैग फेस कहेंगे। 150 को जरा ध्यान से देखा जाए। 150, द हेड पीस इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट। अगर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आपको याद है तो बेटा ये स्ट्रक्चर आपको याद है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आपको याद रखना होगा कि जो हेड पीस होता है ये F1 कंडीशन है और ये F0 कंडीशन है। तो बेटा यहां लिख गया है हेड पीस F1, ये बात गलत हो गई, और यहां लिखा हुआ F1 इंटीग्रल, ये बात गलत हो गई। तो अपने पास कंडीशन हो गई 150 बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, सो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया और बेटा ये भी इनकरेक्ट हो गया। चलिए देखो भैया, ये रहा F1 F0 और ये रहा F1। बेटा जहां F1 होना चाहिए था वहां F0 लिखा है, और जहां F0 लिखा है वहां F1 लिखा होगा। द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड, तो बेटा डार्विन को हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब ऑक्सीजन की डिस्कवरी के साथ जोड़ते हैं। FW वेंट फर्स्ट आइसोलेशन ऑक्सीजन के लिए, और लेमार्क को एवोल्यूशन के लिए याद करते हैं, और बेटा ई कुर्सोवा को जिब्रेलिन के लिए याद रखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड रिलेटेड विद ई कुर्सोवा, बेटा फूलिश सीडलिंग डिसीज बकाने डिसीज को याद रखेंगे, जिब्रेला फूजिकोरी फंगस को याद रखेंगे। 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो फंगल पैथोजन जिब्रेला फूजिकोरी ई कुर्सोवा 1926। नेक्स्ट देखें, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसिस इन, बेटा जो साइटोकाइनिन होता है ये सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस होते हैं। जहां जहां सेल डिवीजन वहां वहां पाए जाएंगे। तो रूट के एपेक्स पर, डेवलपिंग शूट बट पर, यंग फ्रूट, सब जगह देखने को नेचुरल साइटोकाइनिन देखने को मिलेगा। हमें दो तरह के नेचुरल साइटोकाइनिन देखने को मिलते हैं, एक जो एनिमल सोर्स से मिला और एक जो प्लांट सोर्स से मिला। बेटा एक को जीटिन और एक को काइनेटिन कहा गया, ये एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो जरा याद करें, देखो भाई काइनेटिन जो होता है ये एनिमल सोर्स से मिलता है, और जो जीटिन होता है ये प्लांट सोर्स से मिलता है। तो बेटा काइनेटिन ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला गया, यस इट इज ट्रू, और ये जीटिन दोनों प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल हो गए, इट इज ट्रू। अब जो काइनेटिन होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म एलिलीन का नहीं होता बेटा, ये एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। तो इनकरेक्ट मैच इज 4, सो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। तो हेरिंग स्पर्म डीएनए ऑटोक से काइनेटिन निकाला गया जो नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता, और जीटिन बेटा प्लांट में देखने को मिलता है। स्प्रेइंग विच प्लांट रेगुलेटर ऑन द शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द यील्ड। अभी हम लोगों ने बात किया था शुगर केन में बेटा इंटरनोडल इलांगेशन जिब्रेलिन के एक्शन से होता है, जिसके कारण 20 टन पर एकड़ पैदावार इंक्रीज कर जाती है। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड जिब्रेलिन। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चलें देखें भैया, शुगर केन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है और बेटा लेंथ इंक्रीज कर जाती है स्टेम की, और 20 टन पर एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखें 155 और 155 देखें, assertion and reason in aerobic respiration all ATP are not produced through ETS। जो सारी ATP होती हैं वो ETS से नहीं बनती।
तो बिल्कुल सही है कि बेटा जो ETS है, ETS से वही ATP बनती है जो NADH2 से निकलती हैं, जो FADH2 से निकलती हैं। हम लोगों ने बेटा ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP और क्रेब्स साइकिल में 2 GTP बनते देखी, इसलिए सारी की सारी ATP ETS से ही बनती है। ये बात सही न, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और आपने लिखा है नॉट प्रोड्यूस, तो बेटा ये असर्शन हो गया ट्रू। ग्लाइकोलिसिस में ATP, क्रेब्स साइकिल में GTP बनती हैं, इसका मतलब सारी की सारी ATP बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन में ETS से नहीं बनती। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। चलिए नेक्स्ट देखें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल ऑफ इलांगेशन फेस ऑफ द ग्रोथ आर। बेटा ग्रोथ इलांगेशन फेस जो हमें देखने को मिलता है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इलांगेशन फेस की होती है? तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि इलांगेशन में वैक्यूलेशन होता है, 60% 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है, सेल मैक्सिमम ग्रोथ की ओर बढ़ती है, नई सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। तो बेटा ये तीनों बातें इलांगेशन फेस में देखने को मिलती हैं। इलांगेशन वाली सेल बेटा मैचुरेशन में जाकर सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन कराकर डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। चलिए नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एथिलीन। बेटा इनमें से एथिलीन के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? तो एथिलीन इज ए सिंपल गैसियस PGR, यस। इट इज सिंथेस लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यूज बाय द अंडरगो सेंसेंस, यस। तो बेटा ये एथिलीन प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। प्राइमरीली ये इनहिबिटर होता है, तो सेंसिंग जोन और राइपनिंग फ्रूट वाले जोन में बनता है। और ये ठीक एथिलीन के सब्स्टिट्यूशन के तौर पर एथोफेन को यूज किया जाता है, ट्रू। बट एथिलीन इनहिबिट नहीं बेटा, ये इंड्यूस करती है फ्लावरिंग इन मैंगो। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। लिखा हुआ इट आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। नेक्स्ट देखिए 158 और 158 की बात करें, 2 स्टेटमेंट, 1 इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 1 इज सेकेंड। चले भाई, तो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यस। प्लांट ग्रोथ का डेवलपमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर की बात करते हैं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करते हैं तो आप जेनेटिक फैक्टर याद कर लेते हैं, और बेटा और आप याद कर लेते हैं PGR को। PGR इंटरसेलुलर और जो जेनेटिक हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के तौर पर आप वाटर, लाइट, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होंगे वो PGR कहलाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को करेंगे और ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर से इफेक्टेड होंगे। ये रहा इंट्रिंसिक फैक्टर और ये रहे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट में बी फॉर्म्ड बाय फ्रॉम पायरुविक एसिड। इनमें से कौन से कंपोनेंट पायरुविक एसिड बनाते हैं? तो बेटा पायरुविक एसिड का भविष्य 2 रास्तों पर, अगर ऑक्सीजन एब्सेंस होगी तो ये करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब इसे कहेंगे फर्मेंटेशन, तो बनाएंगे बेटा ये लैक्टिक एसिड और बनाएंगे एथिल अल्कोहल। और अगर O2 हो गई प्रेजेंट तो ये चलाएंगे लिंक रिएक्शन और बनाएंगे बेटा एसिटल कोएंजाइम। तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा, एथेनॉल भी बनेगा और एसिटल कोएंजाइम बनेंगे। सेलुलर नीड और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। तो लिखा देयर आर 3 मेजर वे डिफरेंट हैंडल द पायरुविक एसिड बाय द ग्लूकोज। अगर कंडीशन फर्मेंटेशन की है तो बेटा ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे
और एथिल अल्कोहल लैक्टिक एसिड बनाएंगे। नेक्स्ट 160 देखा जाए, 160 को देखा जाए, सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। चलो भाई असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, सिट्रिक एसिड 6C कंपाउंड, फ्यूमेरिक एसिड 4C कंपाउंड, पायरुविक एसिड 3C कंपाउंड, कीटोग्लूटेरिक 5C कंपाउंड, मेलिक एसिड 4C कंपाउंड, एस्टल कोएंजाइम 2C कंपाउंड, आइसोसिट्रिक एसिड 6C कंपाउंड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक 5C कंपाउंड, सक्सिनिक एसिड 4C। तो बेटा तीनों ऑप्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के मामले में खरे उतर रहे हैं। सो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। चले देख ले भैया, ये सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के केस में कौन सा केस इनकरेक्ट है? तो बेटा पहला फिगर जुवेनाइल प्लांट का है और दूसरा एडल्ट प्लांट का है, लेकिन बेटा ये जो तीसरा वाला फिगर है ये टेरेस्ट्रियल नहीं, ये एक्वाटिक कंडीशन है, क्योंकि पत्तियां अगर कटी छटी होती हैं तो बेटा ये वाटर करंट के कारण, तो बेटा थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। ये देखें, ये वाटर हैबिट में पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है। देखें 162 की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट मैच को सिलेक्ट करेंगे। तो भैया जो लैक्टिक एसिड है वो 3C कंपाउंड है, एथेनॉल 2C कंपाउंड है, फ्यूमेरिक एसिड 4C कंपाउंड है, ग्लूकोज 6C कंपाउंड है। तो बेटा D2, तो D2 अपने पास 2 हो गया और C4 अपने पास 1 हो गया। तो फिर करेक्ट ऑप्शन 162 इज ऑप्शन 1st। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच को सेलेक्ट करें। तो बेटा रिस्पायरेटरी क्लेमेटिक कंडीशन एथिलीन में होती है, राइपनिंग के समय रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। और एप्पल ठीक बेटा प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज, ये ऑक्सिन का काम है। और एप्पल के शेप को इंप्रूव कराना जिब्रेलिन का काम है, और डिसेक्शन को कराना बेटा ABA का काम है। तो 163 की बात करेंगे, 163 की बात करेंगे तो D4, और D4 अपने पास 2 है, और C1 तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P50 एंड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2। तो बेटा जो P50 होता है, तो आपने इस ग्राफ को देखा था, तो P50 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और जिसमें 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो, ऐसी वैल्यू को P50 वैल्यू कहते हैं। और P50 वैल्यू में अगर आपने इस ग्राफ को देखा तो ये लेफ्ट साइड शिफ्टिंग थी जहां हीमोग्लोबिन बनती है, और बेटा अगर राइट साइड शिफ्टिंग थी तो यहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होती थी। तो फिर याद ये रखते हैं कि आपने यहां 50% सैचुरेशन का लेवल देखा, तो बेटा ये जो कर्व था वो यहां आ गया। तो अब यहां P50 की वैल्यू ये 25 नजर आती है अगर आप अपने फिगर को देखेंगे, और ये वाला केस हो गया इधर से इधर शिफ्ट हो गया, तो अब यही P50 वैल्यू इधर है। तो P50 वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन उतना कम बनेगा, और P50 वैल्यू जितनी कम होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा बनेगा। तो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। और बेटा एनसीईआरटी में इस P50 वैल्यू का कोई भी जिक्र नहीं है। तो 165 की बात करें, 165 की बात करें, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बेटा ट्रेकिया स्टेट ट्यूब एक्सटेंडेड मिड एब्डोमिनल कैविटी नहीं बेटा, इट इज ए केस ऑफ थॉरसिक कैविटी। प्लूरल फ्लूइड बिटवीन 2 लंग्स नहीं बेटा, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में भरा होता है।
थॉर्सिक चैम्बर जो होते हैं डॉर्सली फॉर्म्ड बाय सर्विकल वर्टिब्री, सर्विकल तो गर्दन में चली गई, ये जोन थॉर्सिक वर्टिब्री का है, तो ये बात भी गलत हो गई। हाँ, पर वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम लोग चेंज थॉर्सिक कैविटी के वॉल्यूम को करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम अल्टर हो जाता है। तो इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो ए बी सी आर इनकरेक्ट बट डी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। चले क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन सेलुलर एस्पायरेशन। तो बेटा सेलुलर एस्पायरेशन में एनएडी का रोल इलेक्ट्रॉन कैरियर का होता है। तो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 167 की बात करेंगे और इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। चले भाई, तो एंजाइम ऑफ टीसीए इन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यस टीसीए साइकिल चलाने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में भी होती है और बेटा साइटोप्लाज्म में भी होती है, साइटोप्लाज्म में भी होती है। और ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट लॉन्ग एज इट सप्लाई विद एनएडी एक्ट पिकअप हाइड्रोजन एटम, यस इट इज ट्रू, बट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बेटा, इट इज केस ऑफ इनर। So correct option 167 is option 4th। ये लिखा हुआ है बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। 168 देखें, 168 देखें, we can cause green plant expose light only one side and bend the source of light। अब बेटा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया बेटा ऑक्सीजन की डिस्कवरी से साथ, और एक्सपेरिमेंट हो गया डार्विन एंड डार्विन का। अब इसकी बेसिस पर आप बात करेंगे तो बेटा क्या देखा गया था कि जो कोलियोटाइल थी वो बेंड टूवर्ड सनलाइट होती थी और वोलाटाइल सब्सटेंस बैक साइड में बनता था। तो लाइट स्टिमुलेट नहीं, इट इज केस ऑफ ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड स्टिमुलेट ग्रेटर सेल इलांगेशन। So 168 correct option is option 2nd। Next देखिए 169, which of the following do the two name of the same thing। बेटा इनमें से कौन से दो नाम एक ही प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से दो नाम एक ही प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल का खेल बेटा रिस्पायरेशन में, कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस। लेकिन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड क्रैब्स साइकिल, ये सब दोनों नाम एक के ही है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब्स साइकिल, कैल्विन फोटोसिंथेसिस, और बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और यूरिया साइकिल दोनों अलग। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। तो इसे टीसीए साइकिल कहा गया है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 170, 170 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है वो प्लाज्मा में भी मिलता है और प्लाज्मा में होता है लेस, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेटा आरबीसी में भी मिलता है और यहां होता है मोर। और फ्रॉग में रिस्पायरेटरी केवल लंग्स ऑर्गन नहीं होते, और आपने ध्यान दिया होगा बेटा फ्रॉग 3 मेथड से रिस्पायरेशन करता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी करता, बकोफेरेंजियल भी करता, लंग्स से भी करता। तो केवल लंग्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, लेकिन फिशेस में रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होंगे। तो ओनली सी इज इनकरेक्ट, ए बी डी आर करेक्ट। सो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1st। नेक्स्ट देखें, तो लंग से होने वाले को पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहेंगे। जो एम्फीबियंस है वो फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो केवल लंग से नहीं मॉइस्ट स्किन से भी करेंगे। और 171 की बात करें, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब्स साइकिल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रैब्स साइकिल के लिए रॉन्ग है। तो देयर इज ए वन पॉइंट इन द साइकिल ऑफ एफएडी रिड्यूस टू एफएडीएस2, यस एक ही जगह पर बेटा एफएडीएस2 बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कब बनता दिखाई पड़ता है,
जब बेटा सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सीनिल कोएंजाइम एसिड को सक्सीनिक एसिड जीटीपी सिंथेसाइज। यस, तो बेटा सक्सीनिल कोएंजाइम जब सक्सीनिक एसिड में बदलता है तो बेटा वो जीटीपी बनता है, जो डायरेक्ट एटीपी के तौर पर याद रखेंगे। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एस्टल ग्रुप विद पायरुविक एसिड। तो बेटा जो सिट्रिक एसिड साइकिल शुरू होती है वो एस्टल ग्रुप के साथ पायरुविक एसिड नहीं बेटा ऑक्सैलो एस्टिक एसिड के साथ कंडेंस्ड होती है। सो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना था। और जरा 4 देखें, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ द साइकिल वेयर NADH रिड्यूस। यस, 3 पॉइंट पर हमें NADH2 बनते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें, गिवन द 172 गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, one labeled assertion, another reason. The rice seedling is infected by fungus Gibberella fusarium carfuli seedling. यस, तो बेटा कुर्सोवा ने फुल सीडलिंग डिसीज को देखा, बकाने डिसीज कहा, जिब्रेला फुजीकोरी फंगस से केमिकल निकलता था जो स्टेम इलांगेशन करा देता था, बट फ्रूटिंग उसमें देखने को नहीं मिलती। और ये कहानी बेटा जिब्रेला फुजीकोरी फंगस की थी। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 173 की बात करी जाए, 173 की बात करी जाए और 173 की बात करी जाए। चलो भाई, ए फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन लेयर सराउंडेड लंग्स कार्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यस, जो लंग्स है उसके चारों ओर डबल लेयर पाई जाती हैं, जिन्हें आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर को विसरल, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो लंग्स को एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। तो भैया फ्लूइड फिल्ड डबल मेम्ब्रेन सराउंड लंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो डबल मेम्ब्रेन है बेटा सराउंड करती हैं लंग्स को, प्लूरा कहलाएंगी, फ्लूइड इनके बीच में भरा होता है। आउटर प्लूरा जो होती है वो थॉरसिक चैम्बर की ओर होती है और इनर प्लूरा लंग्स के कांटेक्ट में रहती है और ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करती है। तो बेटा असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन 173 का फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें 174 और 174 की बात करें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट पेयर्ड। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पेयर्ड नहीं होता। कॉकरोच में कौन सा स्ट्रक्चर बेटा मैंडिबल पेयर्ड होंगे, टेस्टिस पेयर्ड होंगे, कंपाउंड आई पेयर्ड, कोलेक्ट्रल ग्लैंड पेयर्ड होंगी। लेकिन हमें मालूम है कि बेटा हार्ट जो होगा वो अनपेयर्ड है, एक है और 13 चैम्बर्ड होता है, 13 चैम्बर होता है। तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर इज ओनली हार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 174 इज ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देखें एक बार 175 को। तो भैया पहला स्ट्रक्चर मिल गया, इसे आप कहेंगे गाल ब्लैडर। और बेटा जो दूसरा वाला ऑप्शन मिल गया वो इसे कहेंगे आप फैट बॉडी। और जो तीसरा वाला स्ट्रक्चर है बेटा इसे आप कहेंगे क्लोएका। अब आपने पार्ट को आइडेंटिफाई किया, अब आंसर पर चलें कि आपको ए पहचानना है और ए अपने पास फैट बॉडी कहलाता है जो बेटा इस लिपिड को स्टोर करेगा। ये कपुलेटरी आर्गन नहीं है, रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं है और ये हार्मोन सीक्रेट करने वाला आर्गन नहीं है। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ये देखिए लिखा हुआ है फैट बॉडी, से ध्यान में रखेंगे। 176 की बात करी जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम। तो बेटा जो 70S रखते हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड DNA होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, इसे आप याद रखेंगे। 176 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2।
और बेटा यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम लीनियर पाया जाता है, क्रोमोसोम लीनियर पाया जाता है। देखें क्वेश्चन नंबर 177, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ। तो बेटा जो हीमोग्लोबिन होता है इसके पास 4 हेमी होते हैं, 4 हेमी होते हैं और एक हेमी बेटा एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर एक हेमी एक ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो बेटा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें हीमोग्लोबिन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेज ऑफ Fe। तो बेटा हम लोगों ने देखा जो Fe है वो +2+3 से रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज +2 कहलाएगी। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम इज इनवैलिड। इनमें से कौन सा साइंटिफिक नेम इनवैलिड है? बेटा रेटस रेटस आप रेट को कहेंगे, गुरिल्ला 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 का नाम है, नाजा नाजा कोबरा का नाम है, लेकिन सोलेनम सोलेनम किसी का नाम है नहीं है। तो आपने सोलेनम सोलेनम ट्यूबरोसम का नाम सुना था, मेलेगाइनी का नाम सुना था, मतलब सोलेनेसी के वेरियस मेंबर हैं जो अलग अलग, आपने टमाटो पोटैटो ब्रिंजल 3 डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग्स टू कॉमन जीनस सोलेनम पढ़ा था। तो बेटा सोलेनम सोलेनम नहीं हो सकता और बाकी सब देखने को मिलेगा। तो 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। इन द गिवन बिलो ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर क्लोरोफिल बियरिंग। इनमें से कितने क्लोरोफिल बियरिंग होंगे? तो बेटा जो क्लोरोफिल बियरिंग होंगे वो होंगे ऑटोट्रॉप। और पहली बार जो क्लोरोफिल थी वो मिली थी ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो बेटा एल्बिगो फंगस है, नॉस्टक ब्लू ग्रीन एल्गी, वीनस फ्लाईट्रैप एंजियोस्पर्मिक इंसेक्टिवोरस प्लांट, ट्राइकोडर्मा फंगस है, ट्रपेनोसोमा प्रोटोजोआ है, यूग्लिनोइड यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होगा, ऑटोट्रॉपिक है, और अमीबा के पास नहीं होगा। तो अपने पास एक कहानी हो गई, 2 हो गई और ये कहानी हो गई 3। तो 3 मेंबर अपने पास ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल होगा। पहला नॉस्टकेनाबिना मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, वीनस फ्लाईट्रैप, इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। So 180 correct option is option first.